तो बिलाखिर पाकिस्तान का मुमकिना तौर पर एक दबाव काम कर गया है और रूस ने वाज़ेह तौर के पर काबुल हुकाम को साफ इनकार कर दिया है। ये पूरी खबर क्या है और इसका जो रूस और अफगानिस्तान के दरमियान जो हाल ही में फौजी नोयत का तकनीकी नोयत का जो एग्रीमेंट हुआ था उसके ऊपर क्या असरात आने वाले हैं, इस पर हमने बात करनी है। इसके अलावा भारत बहुत तेज़ी के साथ ये कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह से एक प्रोजेक्ट बांग्लादेश जो है वो चाइना के हवाले ना कर दे, क्योंकि चाइना तो एक ख़ास पॉलिसी के तहत आगे बढ़ रहा था इन तमाम तर हवालों से। लेकिन आखिरकार वही हुआ। शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद भारत के लिए जहां पर और बहुत सी मुश्किलात आई थी, अब ये भी मुश्किल आ गई है कि मौजूदा बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म ने ये जो प्रोजेक्ट है जिसकी तफसीलात हम आगे चलकर आपके सामने रखेंगे, अब ये चाइना के हवाले कर दिया है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए किस हद तक की मुश्किलात पैदा करेगा, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और तीसरी अहम खबर के ऊपर बात करेंगे जो कि हमने तकरीबन आज से 4 से 5 दिन पहले आपके सामने अपने व्लॉग में रखी थी और अब आकर इंटरनेशनल मीडिया के अंदर उसके ऊपर बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के गैर रस्मी तौर के ऊपर मुज़ाकरात हुए हैं। उस वक्त हमने मुल्क का नाम नहीं बताया था क्योंकि वो तफसीलात हम तक नहीं थी, लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर बात मौजूद थी, खबर मौजूद थी कि पाकिस्तानी वफ़द ने और इंडियन वफ़द ने मुलाकात की है। अब इस हवाले से इंडियन साइड से कुछ डिमांड आई हैं पाकिस्तान को, क्या पाकिस्तान उन डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेगा, वो डिमांड्स वो शराइत क्या है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। तो आगाज़ कर लेते हैं आज के इस व्लॉग का। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 27 जून 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम इसी तरतीब के साथ बात कर लेते हैं जो कि रूस और अफगानिस्तान के दरमियान आपको पता है एक तकनीकी नोयत का एग्रीमेंट हुआ था और वो एग्रीमेंट ये था कि जितने भी सोवियत यूनियन के ज़माने के जो हथियार अफगान तालिबान के पास हैं उनकी एक्सेस में आ चुके हैं, उन्हें अपग्रेड किया जाएगा और रूस इस हवाले से उनकी मावनत करेगा। अब जो काबुल हुकाम है वो इससे बढ़कर और कुछ बहुत कुछ जो है वो डिमांड करने लग गए। ये बात याद रखिएगा कि जब रूस और काबुल के दरमियान ये इस नोयत का भी तकनीकी नोयत का भी जो एग्रीमेंट हुआ था, इसके ऊपर खित्ते की ममालिक की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया था। हत्ता कि ईरान की तरफ से भी देख लें, पाकिस्तान की तरफ से भी देख लें और हत्ता कि चाइना की तरफ से भी देख लें तो कुछ खास पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया था, क्योंकि ये सभी ममालिक जानते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर ऐसे अनासर बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं जो इस खित्ते के लिए एक खतरा बने हुए हैं, जिसके ऊपर यूएन अपनी रिपोर्ट्स दे चुका है, अमरीकी इदारे अपनी रिपोर्ट्स दे चुके हैं। तो अगर आप इन्हें हथियार सोवियत यूनियन के ज़माने के अपग्रेड करके देते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये अमन दुश्मन तंजीमों मुसल्लह जत्थों ग्रोहों के हाथ में लग जाए। तो बहरहाल एक दबाव तो था सिफारती सतह के ऊपर। अब अफगानिस्तान की तरफ से एक नई चीज़ें जो हैं ये रूसी हुकाम के सामने रखी गई और वो क्या थी कि आप हमारी फौज को भी ट्रेन करें और ना सिर्फ आप हमारी फौज को ट्रेन करें बल्कि आप हमें जदीद किस्म का असलहा भी दें। गो कि हमारे पास अभी उस वक्त इतने ज़्यादा या उस हिसाब से पैसे नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम आपसे कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदेंगे अपने डिफेंस के लिए, तो आप हमें वो दें और आप हमें इसके साथ साथ जो है हमारी फ़ौज को भी, अमारात इस्लामी की जो फ़ौज है आप उसको भी ट्रेन करें। अब ये जो पैगाम है, दरख्वास्त है, ये लेकर अफगान हुकाम जो हैं ये रशियन हुकाम तक उन्होंने पहुंचाई और रूस की तरफ से अब इस मामले के ऊपर वाज़ेह तौर के ऊपर इनकार कर दिया गया है कि अभी हम चूंकि यूक्रेन के मामले के ऊपर इंगेज हैं और आपके अपने मुल्क की भी कुछ सूरत हाल बेहतर नहीं है और रूस इस हवाले से नहीं चाहता कि वो अभी आपकी फ़ौज को ट्रेन भी करे और आपको जदीद किस्म के हथियार भी दे, तो फिलहाल हम इस किस्म का आपके साथ कोई ताउन नहीं कर सकते। अलबत्ता जो हमने आपके साथ ताउन ये किया हुआ है, ये जो तकनीकी नोयत का जिसमें हमने आपके सोवियत यूनियन के जो हथियार है उनको अपग्रेड करके देना है, उसमें भी उस तरह के स्पीडी काम नहीं होगा। ये भी बहुत आहिस्ता से ये काम चलेगा क्योंकि उसकी वजह यह है कि रूस अभी दीगर महाजों के ऊपर इंगेज है। तो एक किस्म का ये जो इस एग्रीमेंट को दस्तखत करने के बाद अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से जो बड़े दावे किए गए थे, पाकिस्तान के लिए बड़ा आसान नहीं होगा कि वो अफगानिस्तान के किसी भी जाकर हमला करे क्योंकि हम एक ऐसा एग्रीमेंट कर आए हैं। तो जो एग्रीमेंट आप करके आए थे अब वो भी आप गवाते हुए जा रहे हैं और जो नई डिमांड आप कर रहे थे, और इसी किस्म की पहली डिमांड अमेरिका के सामने भी रखी गई थी। गो कि अफगान तालिबान इस हवाले से तस्दीक नहीं करते हैं, ना ही अमरीकी हुकाम की तरफ से कोई ऐसा बयान है, लेकिन बताया यह जाता है बास ओपन इंटरसोर्स अकाउंट से कि अफगानिस्तान ने कहा था कि आप हमारी फौज को ट्रेन करें और महाना एक वैल्यू बताई गई थी पैसों की कि इतने डॉलर आप हमें महाना भी दें, बदले में आप हमारी फौज को ट्रेन भी करें, इनके इवज हम आपको बगराम एयरबेस
दे देंगे। ये अफगान हुकाम की तरफ से बाज़ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स की तरफ से दावे जो हैं ये भी सामने आते रहे, लेकिन रूस की तरफ से कुछ अमेरिका की तरफ से इस पॉजिटिव कोई जवाब नहीं दिया गया। तो अब यही जो चीज़ है, बगराम एयरबेस को निकाल दीजिए, लेकिन फौज को ट्रेन करने वाली जो बात है अफगान हुकाम ने अब ये रूस से कहा और रूस ने भी इनकार कर दिया। रूस के खसूसी एलची है ज़मीर काबलोव, उन्होंने ये वाज़ेह तौर के ऊपर बयान दिया है, मैं पढ़कर आपके सामने भी रख देता हूँ एक रिकॉर्ड के तौर के ऊपर। वो ये कहते हैं कि मुआहिदा मौजूद है, सामान की मरम्मत तक ही महदूद रहेगा और मुस्तक़बिल में दीगर मुआहिदे हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल नहीं। रूस की तरजीह इलाकाई सलामती है, ख़ासतौर पर वसी एशिया की सरहदों की हिफाजत और दाइश खुरासान जैसे दहशतगर्द ग्रोहों का मुकाबला। इसलिए वो तालिबान को एक मकामी सिक्योरिटी इन्फोर्सर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ना कि एक मुकम्मल जदीद फ़ौज बनाने में उनको हम मदद दे सकते हैं। तो ये रूस की तरफ से बड़ा कैटेगोरिकली जो है ये जवाब आ गया है और ज़ाहिर अफ़गानिस्तान को भी ये जवाब मिल गया होगा कि आप अभी उस लेवल के ऊपर नहीं हैं जिस लेवल के ऊपर आपने ये गुमान कर लिया था कि रूस अब हमारे साथ बड़े पैमाने के ऊपर ताउन करेगा और हमारी फ़ौज को भी ट्रेन करेगा। तो ज़मीर जो रूस के जो सफ़ीर हैं ज़मीर काबलोव, उनकी स्टेटमेंट भी मैंने पढ़कर आपके सामने रख दी है। अब आ जाइए दूसरी खबर के ऊपर हम बात करनी है बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात के हवाले से। और भारत और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात कशीदा हुए तो कितनी कामयाबी के साथ चाइना ने अपनी जगह को इसको फिल किया है और अपनी जो हिकमत अमली है कि दुनिया की अहम बंदरगाहों का जो कंट्रोल है वो हमने अपने पास रखना है, उसके ऊपर एक और जो कामयाबी है वो चाइना को मिल चुकी है। पहले मैं खबर पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ, फिर इसके ऊपर कुछ हम बात कर लेते हैं कि माजरा है क्या। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म तारिक रहमान ने जून 2026 में चीन का सरकारी विजिट किया। यह उनका पहला अहम गैर मुल्की दौरा था। दौरा 22 जून से शुरू होता है और तकरीबन 4 से 5 दिन तक जारी रहता है। पहले वो दालियान में और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत करते हैं, फिर बीजिंग में आला सतह मुलाकातें भी करते हैं। बीजिंग के अंदर उन्होंने बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन्स अथॉरिटी, इन्होंने चीनी सरकारी कंपनी चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस के साथ एक MOU पर दस्तखत किए। इसके तहत मोंगला पोर्ट के करीब 110 एकड़ पर चाइना बांग्लादेश मोंगला पोर्ट इकोनॉमिक जोन तैयार किया जाएगा। ये माहिदा तारिक रहमान की मौजूदगी में हुआ है। अब इसका पस मंज़र भी मैं पढ़कर आपके सामने रखता हूँ। 2015 का भारत बांग्लादेश माहिदा भी मौजूद है। शेख हसीना की हुकूमत के दौर में भारत और बांग्लादेश ने 2 इक़्तिसादी जोन कायम करने का MOU किया, एक मोंगला पोर्ट के करीब और बागेरहट ज़िला में 110 एकड़ और दूसरा चिटागोंग के मीर सेराई वाले इलाके में। मकसद ये था कि भारतीय सरमायाकारों को राग़िब करना और बाहमी माशी ताउन को भी बढ़ाना। अब ये मुआहिदा जो भारत और बांग्लादेश के दरमियान 2015 से हुआ MOU, इसको मनसूख हुआ 2024 के अंदर। अबूरी जो सदर आए डॉक्टर यूनुस, उन्होंने मनसूख कर दिया ये कहकर कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक भारत के सरमायाकारों ने या भारत की कंपनीज ने जो काम शुरू करना था वो उन्होंने टाइम पर काम शुरू ही नहीं किया और इस माहिदे को ख़त्म कर दिया गया। अब यही एग्रीमेंट जो है मोंगला पोर्ट वाला, अब ये चाइना को मिल गया। अब ये क्यों अहम है, ये समझ लीजिए कि जो मुंबई पोर्ट है, भारत की मुंबई बंदरगाह है, ये उसके करीब पड़ता है मोंगला पोर्ट। अब यहाँ पर आ जाना चाइना का, ये भारत के लिए कुछ अच्छा पैगाम नहीं है और चाइना की एक पॉलिसी है, क्योंकि इस खत्ते के अंदर भारत का भी ये मसला है कि वो ख़ुद को इलाकाई ताकत के तौर के पर मुतारिफ करवाना चाहता है या करवाने की एक नाकाम कोशिश करता है, लेकिन बहरहाल वो उस तरह से हो नहीं पाता। तो चाइना की एक हिकमत अमली ये थी कि चूँकि वो समझता है कि वो खत्ते की इलाकाई एक ताकत भी है और आलमी सतह के ऊपर एक उभरती हुई ताकत भी है, तो खत्ते में जितनी भी बंदरगाहें हैं सभी के अंदर उसके अहम जो ताल्लुकात उन ममालिक के साथ होने चाहिए या फिर उन बंदरगाहों के ऊपर उसका एक असर और रसूख होना चाहिए। गवादर पोर्ट के ऊपर देख लें, श्रीलंका के अंदर ऐसे मुतादिद बंदरगाहें हैं जहाँ पर चाइना का कंट्रोल आपको नज़र आता है। बांग्लादेश के अंदर अब ये मुंबई पोर्ट के बिल्कुल सामने की बात कर लें कि यहाँ पर मोंगला पोर्ट जो है, अब यहाँ भी चाइना जो है बड़े पैमाने के ऊपर सरमायाकारी करने जा रहा है। अब ये जिस किस्म का भारत और चाइना और बांग्लादेश के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है 110 एकड़ जिस ज़मीन की बात की जा रही है इस मोंगला पोर्ट के साथ, यहाँ पर चाइना और बांग्लादेश इनके मिलकर जो इन्वेस्टर होंगे, सरमायाकार होंगे, वो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ भी लगाएंगे और इस मोंगला पोर्ट को अपग्रेड भी किया जाएगा और एक म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट के तहत चाइना और बांग्लादेश जो है वो यहाँ पर सरमायाकारी करेंगे। और चाइना ने इस बात को एश्योर किया है कि वो तेज़ी के साथ यहाँ पर काम करेंगे और इस मोंगला पोर्ट को जदीद बनाएंगे और जो इकोनॉमिक जोन है इस खाली जगह के ऊपर उसको भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा और इसका जो तमाम जो चेकिंग है चीज़ें हैं वो चाइना की कंपनी के हवाले होगा जिसका नाम मैंने आपके सामने रखा है। और ज़ाहिर है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा
इसमें लोन के मद में नहीं है कि चाइना को उधार दे रहा है बांग्लादेश को, बल्कि ये मिलकर एक मुश्तरका सरमायाकारी होगी और जो प्रॉफिट होगा वो जाहिर है एक परसेंटेज के तहत चाइना को जाएगा और किसी हद तक जो है वो बांग्लादेश को जाएगा। लेकिन भारत नहीं चाहता था सिक्योरिटी नुक्ते नज़र से कि जो मोंगला पोर्ट है ये चाइना के पास चली जाए। लेकिन अब जो बांग्लादेश के मौजूदा जो नए वज़ीर आज़म हैं उन्होंने चाइना के विजिट के दौरान ये ऑफिशियली ऐलान भी किया और दस्तखत भी किए। अब ये एग्रीमेंट हो चुका है और अब ये मोंगला पोर्ट का जो निज़ाम है ये अब चला गया है चाइना के हाथ में और इस खित्ते के अंदर एक और जो सेटबैक है वो भारत के लिए हुआ है। इससे मुतालिक भी आपके सामने तफसीलात हमने रख दी हैं। अब आ जाइए जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हमने 4 से 5 दिन पहले खबर आपके सामने रखी थी कि अनऑफिशियली गैर रस्मी तौर के ऊपर दोनों ममालिक के वफूद ने आपस में मुलाकात की है। ये कोई हाई लेवल के वक्त नहीं थे, दोनों साइड पर लो लेवल के थे, लेकिन बहरहाल ये आप ये कह सकते हैं कि बात का आगाज़ हुआ। पाकिस्तान साइड से जिन नामों की बात आ रही बताया जा रहा है कि साबिक ISI की डिप्यूटी चीफ और पाकिस्तान की अगर सियासतदानों में से बात करें तो शेरी रहमान साहिबा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, और इसके अलावा पाकिस्तान का एक आध जो सिफारतकार हैं वो थे, और इसी तरह इंडियन साइड से एक उनके रिटायर्ड आर्मी चीफ थे, एक उनके RSS के लीडर भी थे, और इसके अलावा जो है वो एक उनके एम्बेसडर भी थे। तो ये 3 से 4 शख्सियात थी। श्रीलंका में कोलंबो में ये जो मुलाकात है ये हुई है पाकिस्तान और इंडियन हुकाम के दरमियान। अब इसके अंदर जो सरकारी सतह के ऊपर मालूमात हैं ज़ाहिर है वो तो दस्याब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी इसका इनकार कर रहा है या खामोश है, और भारत भी या तो इनकार कर रहा है या तो फिर खामोश नज़र आता है। लेकिन बाज़ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स के अंदर जो इसकी तस्दीक कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि भारत की तरफ से कहा गया है चूँकि उसकी निजी जो एयरलाइंस हैं उन्हें काफ़ी हद तक नुकसान उठाना पड़ रहा है जो पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद किया हुआ है, ये उनके लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है। और दूसरी साइड के ऊपर पाकिस्तान ज़ाहिर है जो सिंतास माहिदा यकतरफा तौर के ऊपर भारत ने मअतल किया है और उसके तहत अपने वो इक़दामात कर रहा है, तो ये पाकिस्तान के लिए इसको एक्ट ऑफ वार समझा जाता है। अब भारत क्या चाहता है? भारत ये चाहता है कि ठीक है हम सिंतास माहिदे को पहले की तमाम तर चीज़ों के ऊपर एक्टिव कर देंगे, आप ऐसा करें कि आप हमारी फ़ज़ाई हदूद को बहाल कर दें। अब पाकिस्तान जो है वो इतनी जल्दी इस फैसले को लेने के लिए आमादा नहीं है। अब इसकी वजह क्या है? ज़ाहिर है कोई सरकारी सतह के ऊपर बात मौजूद नहीं है, लेकिन बाज़ जो सीनियर जो तज्ज़ियाकार है या आप समझ लें कि पाकिस्तानी हुकूमत के करीब जो तज्ज़ियाकार माने जाते हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान इस चीज़ का इंतज़ार करेगा कि आने वाले इलेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मिस एडवेंचर या एक बार दोबारा गलती ऑपरेशन सिंदूर की तरह भारत ने आज नहीं तो कल करनी है, क्योंकि उनकी जो लोकल पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जिस किस्म के वादे वही दावे वो करते हैं पाकिस्तान मुखालिफ, तो अपनी आवाम को अपने वोटर्स को मुतमईन करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना है। और जब ऐसा किया जाएगा तो जो सिंतास माहिदा यकतरफा तौर के ऊपर मुअत्तल किया हुआ है और उसी ज़िमन में जो मुतनाज़ प्रोजेक्ट भारत तेज़ी के साथ बना रहा है पाकिस्तान के पानी का रुख मोड़ने के लिए, उन्हें कामयाबी के साथ निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन हमें फ़ज़ाई हदूद को जितना हो सकता है इसको बंद रखना चाहिए ताकि जो मैक्सिमम एक जो प्रेशर है वो भारत के ऊपर भी आ सके और उनका जो नुकसान है वो इसी तरह जो सिलसिला है वो जारी सारी रहे। लेकिन ऐन मुमकिन है कि दोनों फ़रीक़ैन का किसी भी मामले के ऊपर इत्तफ़ाक़ भी तय पा जाए और जो सूरत हाल है वो नॉर्मल भी हो जाए। हमारी उम्मीद और दुआ और तो यही है कि जो सूरत हाल है उसको नॉर्मल होना चाहिए, दोनों ममालिक बराबरी की सतह के ऊपर किसी एक फार्मूले के ऊपर इत्तफाक कर लें, क्योंकि कशीदगी जंग किसी भी मामले का हल नहीं हुआ करती। हम हमेशा इसी प्लेटफॉर्म से कहते हैं कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा तिजारत भी होती है तो इस खित्ते से बढ़कर अमीर कोई खित्ता हो नहीं सकता। इस हद तक जो पोटेंशल है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती कहिए या जो भी कहिए दोनों ममालिक के दरमियान कोई बेहतरी नहीं आ पाती है। तनाव हमेशा दोनों ममालिक के दरमियान रहता है और उसकी बुनियादी वजह कश्मीर होती है, फिर उसके बाद दीगर जो मसाइल हैं वो भी आ जुड़ते हैं। तो बाहर आप ये कह सकते हैं ट्रैक 2 लेवल की डिप्लोमेसी बात हो रही है, खुश आइन बात है, बात का आगाज़ हुआ है। अब इसके नताइज क्या निकलेंगे, मस्बत निकलते हैं, मनफी निकलते हैं, डेडलॉक आता है, जो भी होगा इससे मुतालिक भी आपके सामने अपडेट रखेंगे। ये 2 से 3 खबरें थी जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कुछ सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।